हेलो, यह स्टडी विद अमिता पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समाजशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र एवं विषय के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के बारे में। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है परिप्रेक्ष्य। पर्सपेक्टिव लैटिन भाषा के पर्सपेक्ट से बना है जिसका अर्थ सीन थ्रू यानी ऊपर से नीचे की ओर देखना है। परिप्रेक्ष्य का अर्थ है एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखना या निरीक्षण करना है। सामाजिक विज्ञानों में इसका अर्थ प्रारंभ से अंत तक देखना या निरीक्षण करना है। परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य अध्ययन के क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं विशिष्ट दृष्टिकोण से है जो एक विज्ञान को अन्य विषयों से विशिष्ट बनाता है। किसी भी घटना अध्ययन के अनेक आयाम या पहलू होते हैं। उसके व्यवस्थित विश्लेषण के लिए उसे निश्चित सीमा या परिधि में बांधना आवश्यक है। इसके लिए एक घटना को भिन्न भिन्न संदर्भों को अलग अलग किया जाता है। एक संदर्भ अथवा अध्ययन का दृष्टिकोण एक विज्ञान या विषय के अंतर्गत आता है। इससे उसके अध्ययन की सीमा निर्धारित हो जाती है। इसे ही परिप्रेक्ष्य या संदर्भ परिधि नाम दिया गया है। जैसा कि थियोडोरसन ने कहा, मूल्य, विश्वास, आवृत्ति एवं अर्थ व्यक्ति को संदर्भ एवं दृष्टिकोण उपलब्ध कराते हैं जिनके अनुसार वह परिस्थिति का निरीक्षण या अवलोकन करता है। परिप्रेक्ष्य कहलाता है। इससे स्पष्ट है कि परिप्रेक्ष्य या संदर्भ परिधि मानव द्वारा अपने अध्ययन के उद्देश्यों, सीमाओं एवं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया दृष्टिकोण है। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाजशास्त्री सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक संबंधों, संस्थाओं, व्यवहारों, सामाजिक व्यवस्था, अव्यवस्था, परिवर्तन आदि के अध्ययन को सम्मिलित करते हैं। जैसे कि किंग्सले डेविस ने बताया कि मौलिक रूप में समाजशास्त्र की रुचि समाजों की व्यवस्थाओं के रूप में है और बिना प्रकारों पर ध्यान दिए सामाजिक संबंधों में है। समाजशास्त्र अपना ध्यान उस तरीके पर केंद्रित रखता है जिससे समाज अपनी एकता और निरंतरता प्राप्त करते हैं तथा साथ ही उस तरीके पर जिससे वे बदलते हैं। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य राजनीति शास्त्री, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, मनोवैज्ञानिक, मानवशास्त्री आदि के परिप्रेक्ष्य से भिन्न है। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को प्रमुखतः दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में और नंबर 2 मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में। समाजशास्त्र के जन्मदाता फ्रांस के ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्री विश्लेषण में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का सहारा लिया। स्पेंसर, दुर्खी, मैक्स वेबर, परेटो एवं पार्सन्स ने भी वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को अपनाया। इन विद्वानों का मानना था कि मानवीय व्यवहार कुछ वैज्ञानिक नियमों तथा प्रविधियों के अनुसार संपन्न होता है। इनका यह भी मानना था कि मानवीय आचरण में कार्य कारण का संबंध पाया जाता है तथा इसके संबंध में पूर्वानुमान या भविष्यवाणी की जा सकती है। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र में उन उपागमों की ओर संकेत करता है जो समाज को इसमें रहने वाले लोगों के दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में मानविकी परिप्रेक्ष्य में वस्तुपरक अध्ययन की बजाय विषयपरक अध्ययन पर जोर दिया गया है। इसमें समाज के बजाय विषयपरक अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह परिप्रेक्ष्य विज्ञानों में प्रयुक्त पद्धतियों, आंकड़ों के गणनात्मक पक्ष तथा वस्तुपरकता को सामाजिक यथार्थ को ठीक से समझने में बाधक मानता है। मानवीय परिप्रेक्ष्य, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य
के विपरीत परिप्रेक्ष्य है। अब हम बात करते हैं मानवीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत सामाजिक यथार्थ के अध्ययन के प्रमुख उपागमों के बारे में। नंबर 1 एथनो मैथडोलॉजी, नंबर 2 प्रघटना शास्त्र, नंबर 3 आमूल परिवर्तनवादी उपागम, नंबर 4 प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। सर्वप्रथम गारफिंकल ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी में इस उपागम को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। इस उपागम द्वारा सामाजिक यथार्थ का निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप में अध्ययन संभव है। यह व्यक्ति के जीवन की दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाओं से संबंधित है। इस उपागम में व्यक्ति की परिस्थिति के बजाय भूमिका अदा करने की विशिष्टता अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें सहभागी अवलोकन, डायरियों, आत्मकथाओं आदि प्रविधियों को काम में लाया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रघटना शास्त्र की। प्रघटना शास्त्र में अनुभवों को 2 स्तरों पर समझने का प्रयत्न किया गया। प्रथम सम्मिलित अनुभव, जो इसके आधार पर सामान्यीकरण किए जाते हैं, और द्वितीय अनुभव विशिष्ट अनुभव के रूप में जो प्रत्येक व्यक्ति के पृथक पृथक होते हैं। आगे है आमूल परिवर्तनवादी उपागम। इस उपागम में व्यवस्था का विरोधी एवं परिवर्तन का समर्थक है। रेडिकल अर्थात आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा 1967 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में उभर कर सामने आई। इस विचारधारा में युद्ध के माध्यम से परिवर्तन को संभव माना गया। इस विचारधारा के समर्थकों का कहना था कि समाजशास्त्र में शोषित, उपेक्षित, दलित या कमजोर वर्ग के लोगों के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के अंतर्गत कुछ संकेतों, प्रतीकों, चिन्हों आदि का प्रयोग किया जाता है। इस उपागम में व्यक्ति अथवा समूह की भाषा, हाव भाव या भाव भंगिमाओं को संचार एवं पारस्परिक अंतःक्रिया का प्रमुख आधार माना जाता है। इसमें भाषा के सामाजिक पक्ष पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसी संभावना है कि निकट भविष्य में वैज्ञानिक एवं मानववादी दोनों ही परिप्रेक्ष्यों का महत्व बना रहेगा। किसी एक परिप्रेक्ष्य के दूसरे पर पूर्ण विजय की संभावना नहीं है। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति, जो अलग अलग विद्वानों ने अपने मतानुसार इसकी परिभाषा दी है। सबसे पहले बात करते हैं स्टुअर्ट चेज की। स्टुअर्ट चेज ने कहा कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। वहीं कार्ल पियर्सन ने कहा सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि केवल उनकी विषय वस्तु में। जबकि विसंस तथा विसंज ने कहा यह एक पद्धति या उपागम है, न कि विषय सामग्री जो विज्ञान की कसौटी है। लैंडिस ने कहा विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि विज्ञान का संबंध किसी विशिष्ट प्रकार की विषय सामग्री से नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान से है। वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ के संबंध में लुंडबर्ग ने लिखा है, व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से निर्मित है। वुल्फ ने लिखा है कि व्यापक अर्थों में कोई भी अनुसंधान विधि जिसके द्वारा विज्ञान की रचना और विस्तार होता है वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। वैज्ञानिक पद्धति का संबंध व्यवस्थित ढंग से ज्ञान के संचय से है। इस पद्धति की सहायता से संचित ज्ञान के आधार पर कोई विषय विज्ञान का रूप ग्रहण करता है। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धति के चरण के बारे में। पहला है समस्या का चुनाव, दूसरा है अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण,
तीसरा है प्राकल्पना का निर्माण, चौथा है अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन की इकाई का निर्धारण, पांचवा है अध्ययन पद्धतियों एवं उपकरणों का चुनाव और छठा है अवलोकन, सातवां तथ्यों का संकलन एवं वर्गीकरण, आठवां सामान्यीकरण, नौवां भविष्यवाणी और 10वां है नियमों की जांच एवं पुनर्परीक्षण। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं क्या क्या है। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं में ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति से होना चाहिए। इसमें अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है, क्या है का उल्लेख किया जाता है, कार्यकारण संबंधों की विवेचना की जाती है, सिद्धांतों की स्थापना की जाती है और उसकी पुनर्परीक्षा भी संभव है। सिद्धांत सार्वभौमिक है, भविष्यवाणी करने की क्षमता, तर्क की प्रधानता पाई जाती है और वस्तुनिष्ठता पर विशेष बल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कार्ल पियर्सन की। उन्होंने कहा कि सत्य के लिए लघु मार्ग नहीं, विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के द्वार से गुजरने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लिए तटस्थता, धैर्य, सख्त मेहनत, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, रचनात्मक विचार शक्ति अति आवश्यक है। स्टीवर्ट एवं गिलिन ने लिखा है कि समाजशास्त्र में वे सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो एक विज्ञान के लिए आवश्यक है। उपरोक्त आधारों पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। इसमें विज्ञान के सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं। इसकी प्रकृति भी वैज्ञानिक है। सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे से संबंधित है। ऑगस्ट काम्ट, स्पेंसर, वार्ड, गिडिंग्स, तसरुकिन ने समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच घनिष्ठ संबंध बताया है। अब हम बात करते हैं विभिन्न समाजशास्त्र विज्ञानों के बीच संबंध। सबसे पहले बात करते हैं समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से संबंध। अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य के आर्थिक क्रियाओं या आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य की सामाजिक क्रियाओं या गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से संबंध। राजनीति शास्त्र द्वारा राज्य तथा राजकीय प्रशासन के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है। यह शास्त्र संगठित मानव संबंधों का अध्ययन करता है और ये संबंध सामाजिक संबंधों का ही एक अंग है। सामाजिक संबंध समाजशास्त्र के अध्ययन वस्तु के अंतर्गत आते हैं, अतः ये दोनों शास्त्र घनिष्ठ रूप से संबंध हैं। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र का मानव शास्त्र से संबंध। सर्वप्रथम अरस्तु ने एंथ्रोपोलॉजिस्ट शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ गप से है, जो स्वयं के बारे में बात करता है, अर्थात मानवशास्त्री शब्द से है। उनका तात्पर्य ऐसे मनुष्य से था जो अपने स्वयं के बारे में बात करे या अध्ययन करे। 16वीं शताब्दी में लैटिन भाषा में इस शब्द का प्रयोग मानव के शारीरिक ढांचे के अध्ययन से संबंधित था। ब्रिटिश इंसाइक्लोपीडिया में इसका अर्थ सामान्य प्रकृति के रूप में दिया गया है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इस शब्द के अर्थ के संबंध में अस्पष्टता बनी रही। मानव शास्त्र शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों मानव एवं लोगोस विज्ञान से मिलकर बना है, जिसका अर्थ मानव का विज्ञान है। मानव समाज विषयक विज्ञान है। इससे स्पष्ट है कि मानव शास्त्र मानव का सर्वांगीण अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्लूखान ने ठीक ही कहा है, सभी विज्ञानों में जो मानव के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं, मानव शास्त्र एक ऐसा विषय है जो मानव का संपूर्ण अध्ययन करता है। मानव शास्त्र के द्वारा विशेषतः आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र के द्वारा आधुनिक जटिल समाजों का। मानव शास्त्र में समाजों का अध्ययन उनकी संपूर्णता में किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में पृथक पृथक समस्याओं का।
ये दोनों शास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। इन विज्ञानों में दृष्टिकोण और अध्ययन पद्धति की दृष्टि से अंतर पाया जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।